बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है कांग्रेस की न्याय यात्रा का मियां भाई कनेक्शन। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज छठा दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर और नागालैंड से होते हुए असम पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज होने लगी है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने इस न्याय यात्रा को मियां भाई यात्रा बता दिया है। साथ ही असम में यात्रा के रूट को लेकर के भी काफी हंगामा हुआ, काफी विवाद उस पर हुआ और असम हुकूमत ने न्याय यात्रा को शहर के अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद सीएम हिमंत बिस्वा ने जो है वो कांग्रेस को साफ तौर पर आगाह कर दिया था कि अगर यात्रा को शहर के अंदर से ले जाने की जिद की गई तो जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए पुलिस की तरफ से, हमारे पास पुलिस एहलकार उतने नहीं है तो हम पुलिस की सिक्योरिटी वो आपको फराहम नहीं करा पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं केस दर्ज कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। हालांकि राहुल और कांग्रेस दोनों ने ही किसी ने भी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की धमकी की परवाह नहीं की और अपनी इस यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, वो अपने हिसाब से जारी रखा। यही नहीं, राहुल गांधी ने सीएम हिमंत बिस्वा पर बड़ा जबानी हमला भी बोला था और राहुल गांधी ने हिमंत बिस्वा को मुल्क का सबसे करप्ट सीएम बता दिया। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस और सीएम हिमंत की जो लड़ाई है, जो उनकी आपसी जो है एक तरीके से जबानी जंग चल रही है, उसमें मुसलमानों को क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों न्याय यात्रा को मियां भाई यात्रा बताया गया है। और मियां भाई यात्रा तो बताया ही गया है, साथ ही इस पे जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें, चूंकि हिमंत बिस्वा जो है वो पहले कांग्रेस के लीडर थे, अब जो है वो बीजेपी में और चीफ मिनिस्टर भी हैं आसाम के, तो जाहिर तौर पर वो पुरानी कुछ टसल भी है जो झलकती है यहां पर। तो जाहिर तौर पर यही है कि क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं, इस पर हम बात करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ जो है वो चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा बीजेपी से खेमचंद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अखलाक साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और सीनियर सहाफ़ी प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब, पहला सवाल आप ही से कि ये जो कनेक्शन कुछ भी हो, मतलब बात कहीं हो, कुछ भी हो, मसला कुछ भी हो, मगर कनेक्शन जो है वो मियां भाई का जोड़ ही दिया जाता है। अब आप बताइए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो मणिपुर से शुरू हुई। मणिपुर में जो कुछ हंगामा पिछले 3.5-4 महीनों से चल रहा है उसमें कोई मुस्लिम कोई एंगल था भी नहीं। उसके बाद नागालैंड पहुंची, फिर आसाम वो जो है वो यात्रा पहुंची राहुल गांधी की, और वहां पहुंचते पहुंचते इसमें मियां भाई एंगल आ ही गया। तो क्या है ये वजह, कैसे इसको पूरे मसले को आप देख रहे हैं? देखिए, ये एंगल 14 का एंगल है, 24 का एंगल है। 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होना है जी, ये उसका एंगल है। उसमें अभी पाकिस्तान भी घूम फिर के आएगा, मुसलमान भी आएगा और हर वो चीज आएगी जिससे एक सामाजिक ताना बाना बिखरने लगे या सामाजिक ताना बाना में टूट पैदा हो और उससे वोट का उनको फायदा मिल जाए। अब न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी की मणिपुर से चली है, तो मणिपुर में कोई मियां भाई का एंगल तो था नहीं जो वहां से शुरू हुआ है। आसाम में भी कोई ऐसा एंगल नहीं है। लेकिन एक पुराना मुहावरा है कि नया मियां ज्यादा प्याज खाता है, तो उसी तरह ये बीजेपी में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी गए हैं और चीफ मिनिस्टर बने हैं और कांग्रेस से गद्दारी के लिए उनको ये पद मिला है, तो उनको बहुत ज्यादा प्याज खाना पड़ता है और इसीलिए वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ और धार्मिक उन्माद पैदा करने के सवालात पर बहुत ज्यादा वो सक्रिय और बोलते रहते हैं और करते रहते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का परमिशन नहीं देना, उस पर एफआईआर दर्ज करना, ये सब घिनौनी साजिश है और यह देश की जनतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा और वो एक खतरा मंडला रहा है। ये 24 के चुनाव के पहले जो ये है, जब कोई भी विरोध करने के लिए खड़ा होता है, और पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में चुनाव भी होते हैं और दोनों सरकार के अंग भी होते हैं कि सरकार को चलाने में। लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है वो विपक्ष को कंप्लीट धराशायी खत्म करने की साजिश और एक
पार्टी रूल बनाने की तरफ, एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ एक तरह से ये सत्ता अपनी ले जाना चाहते हैं, इसका परिचय दे रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अखलाक साहब, उत्तर प्रदेश से जो है आप आते हैं, वहां की सियासत अपनी तरह की अलग सियासत है। हमने देखा पिछले दिनों जो है वो कई सारे ऐसे वो ईमेल आए, कई सारे ऐसे जो है वो खत लिखे गए जिसमें मुस्लिम नाम बन करके वो धमकी दी गई, और वो सीएम को भी धमकी दी गई और अलग अलग अधिकारियों को धमकी दी गई। तो मतलब वो मुस्लिम एंगल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जिस तरीके से वो जो है यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, मैंने पहले कहा कि भाई नागालैंड पहुंची और अब वो आसाम पहुंची है, कोई मुस्लिम एंगल था नहीं, मगर हिमंत बिस्वा जो है वो जाहिर तौर पर वो बीजेपी से हैं और पहले कांग्रेस में रहे हैं। क्या, चूंकि शकील अंसारी ने कहा है कि वो खुद को जो है वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैं मतलब जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है मैं पूरी तरीके से उसको मानता हूं, क्या सिर्फ यही बात है, या फिर हर एक मसले में मुस्लिम एंगल डाल करके उसको प्रभावित करने की, उसे असरअंदाज करने की एक कोशिश आप इसको मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को सलाम, नमस्कार, जितने भी दर्शक और आप लोग हैं, आपकी जनता देख रही है। और आपने एक बात कही कि मुसलमानों का नाम डाल देना, तो मैं तो ये साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिना मुसलमानों के चल ही नहीं सकती। वो पूरी उनकी जो राजनीति है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। आप मुसलमानों को बुरा भला नहीं कहेंगे तो उनको कौन वोट देगा? मुसलमानों को सीधी बातें नहीं कहेंगे तो कौन इनके नारे लगाएगा? मुसलमानों को ये बदनाम नहीं करेंगे तो कौन इनके साथ खड़ा है? बात देखिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी ना विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ सकती है, ना रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ सकती है, ना महिला सुरक्षा और ना लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव लड़ सकती है। वो सिर्फ एक मुद्दे पे चुनाव लड़ सकती है कि मुसलमानों को हम गाली दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं कि देश आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के पूर्वज उसमें शामिल थे, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं। कहां तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आरएसएस वाले लोग थे, कहां थे उस वक्त ये लोग? मगर मुस्लिम को कहना, मुसलमानों के इर्द गिर्द राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। सत्ता में ही हिंदू मुस्लिम करके आएंगे। 2014 के बाद से आप देखिए, ये कहते हैं हमने हिंदुओं को जगाया, इन्होंने हिंदू भाइयों को जगाया नहीं, केवल मुसलमान के नाम पे भड़काने का काम किया है, हमारे आपस की थाली को बांटने का काम किया है, ईद और दिवाली को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो ये सब तो कहते रहेंगे। और जहां तक बात है कि उन्होंने कहा कि ये मियां भाई की रैली है, तो भैया भारत जोड़ो यात्रा है, नाम नहीं भारत जोड़ो है। भारत तोड़ो यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, और उनको भारत तोड़ने के लिए किसी भी यात्रा की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। वो तो ऐसे ही भारत तोड़ते रहते हैं। भाई अंग्रेज से सीखा इन्होंने, हिटलर से सीखा कि डिवाइड एंड रूल करो, बांटो और राज करो। उसी पे फॉलो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाइयों को भाई से बांट के और राजनीति कर रही है, ये करती आएगी इससे। बिल्कुल ठीक है। प्रभात त्रिपाठी जी, किस तरीके से आप इस यात्रा को देख रहे हैं? चूंकि इस बात में मुझे लगता है कि कहने में कहीं कोई दो राय है भी नहीं, ना कोई किसी चीज की झिझक होनी चाहिए कि कहीं कोई कनेक्शन है नहीं इस यात्रा का। और न्याय यात्रा मेरा ख्याल के जो है वो चूंकि मणिपुर से शुरुआत हुई थी, एक सिंबॉलिक था वो मणिपुर किस तरीके से वो पिछले कई महीनों से जल रहा है, और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि प्राइम मिनिस्टर उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस पर हंगामा भी हुआ और पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ है। मगर हर एक बात को, हर एक कदम को वो एक एंगल देना, मुस्लिम एंगल देना, मुसलमानों से जोड़ देना, आपको लगता है कि जो उसका मकसद है यात्रा का, कांग्रेस की यात्रा का, राहुल गांधी की यात्रा का, उस मकसद को खत्म करने की और उसे प्रभावित करने की भी ये कोशिश है? और कहीं ना कहीं अगर लोगों के जहन में वो सवालात उठते हैं या उन सवालों को जगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं मतलब जो है वो नौजवानों को, क्योंकि कांग्रेस का वही है, कांग्रेस यही कह रही है किसानों की आमदनी दो गुना करने की बात थी, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो कांग्रेस अगर उन मसलों को उठाने की कोशिश करती है तो क्या उन कोशिशों को मुसलमानों से जोड़ करके कमजोर किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं। देखिए कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। आप पिछले उसमें इतिहास में जाइए, जब देश का पार्टीशन हुआ था, तो जब देश का एक अलग निर्माण हो गया और हमारे भारत में जो मुसलमान रह गए वो भारतीय मुसलमान हैं, बिल्कुल, और उसमें 90% मुसलमान मैं कह सकता हूं कि जो मुख्य धारा में, जिनको एक पार्टी डरा धमका के उनको अपने वोट बैंक की राजनीति करके, और मैं कहता हूं कि आप मुसलमानों के हित के लिए काम करें, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम करें,
इस पार्टी ने, वो पार्टी क्यों चली गई। आज बौखलाहट है उस मुस्लिम वोट को जो रीजनल पार्टी में ट्रांसफर हो गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसको इंटेक्ट होके विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट मिला था, लेकिन 2024 का जो चुनाव है तो कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानूंगा कि कांग्रेस देश का मूड नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस के छटपटाहट है कि मुस्लिम वोट हमें फिर वापस मिले। पर नहीं, लेकिन पार्टी प्रभात जी ठीक है, प्रभात जी मेरा सवाल तो दूसरा था। यहां तो कोई मुस्लिम एंगल है ही नहीं। मणिपुर से शुरुआत की, मणिपुर का जो भी झगड़ा है वो कहीं उसमें मुसलमान है ही नहीं। नागालैंड में कोई मुस्लिम इशू है ही नहीं। आसाम के अंदर भी राहुल गांधी ने कोई मुसलमानों का इशू नहीं उठाया। वो तो जो है वो उन लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं जिनको न्याय नहीं मिला, और इसीलिए उन्होंने जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। तो उसमें मुस्लिम एंगल कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं वही सवाल कर रहा हूं कि मुस्लिम एंगल दिया है बीजेपी की तरफ से, तो वो एंगल देने की क्यों कोशिश की जा रही है, मेरा सवाल ये है। मैं अपनी बात को उसी तरफ ले जा रहा हूं कि मणिपुर का जो मामला है, जिसमें मणिपुर पे आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 राज्यों को क्या हासिल हो गया। सवाल इस बात का नहीं, आप महंगाई और बेरोजगारी और देश कितना स्थिति में जा रहा, आप बात तो करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसी पिच पे जाके फिर बैटिंग करने लगते हैं जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी आपको बैटिंग कराना चाहती है। हेमंत विश्वकर्मा ने आपको अपनी पिच पे खींच लिया। हम कहते हैं, आप आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। आप क्यों मुसलमान में आते हैं, हिंदू में क्यों आते हैं आप? क्योंकि आपको भी वोट पोलराइज करना है, आपको भी एक अपना वोट इंटेक्ट करना है। मैं उसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा था। 3 करोड़ की 4 करोड़ की आबादी में असम की, जिसमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख हिंदू हैं और 1 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें 40% मुसलमान असमिया मुसलमान हैं, बाकी रोहिंग्या और मुसलमान हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अगर कोई लाइन खींचती है हिंदू मुसलमान का, तो आप उस पर बैटिंग क्यों करने लगते हैं, आप उसका जवाब क्यों देने लगते हैं? आप जनता में विश्वास जताने के लिए गए हैं, जनता को बताने गए हैं कि मणिपुर में कितना अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने या प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं, आप नागालैंड जाते हैं, आप असम जाते हैं। हेमंत विश्वकर्मा को छोड़िए, हेमंत विश्वकर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आए, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप देश का मूड नहीं भाप पा रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या पूरा देश राममय हो रहा है 22 तारीख को, और आप और जनता उसको पसंद कर रही है। अगर कोई एक 80 और 20 की लाइन खींच रहा है, तो आप 20 की लाइन पे आप क्यों आना चाहते हैं? आप भी 40 और 60 की लाइन खींचिए। आप खाली तुष्टिकरण की बात पे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, तो आप अपने एक वोट को इंटेक्ट करने के लिए आप उसकी बात करते हैं। असम की जो राजनीतिक स्थिति है, वहां का क्रिश्चियन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि केरल का अपवाद छोड़ दीजिए जहां क्रिश्चियन यूनाइट विपक्ष कांग्रेस के पास है। सवाल इस बात का है कि आपको जो पिच पे खिलाया जाता है, आप अपनी न्याय यात्रा की वो चीजें भूल के, जिसमें देश परेशान है, उन बातों को छोड़ के आप हेमंत विश्वकर्मा के बयान पे उलझ गए, आप हिंदू मुसलमान के उसमें फंस गए। अभी आप हमारे साथी कह रहे थे भारत पाकिस्तान होगा, अभी होगा, हम कह रहे हैं सब कुछ होगा, चुनाव में हर रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन आप उस पिच पे क्यों जाते हैं? आप ये बताइए कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही, आप खुद फंस जाते हैं, क्योंकि आपको मुसलमान वोट की खटपटाहट है। कांग्रेस को ये लग रहा है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर नहीं बात कर पा रही है। आज ममता बनर्जी ने कह दिया हम पूरी 40 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो आपका इंडिया गठबंधन आप नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अगर हेमंत विश्वकर्मा कोई बयान दे रहे हैं, वो कोई एक लाइन खींच रहे हैं, तो मेरा ये तो कांग्रेस को उसमें फंसना नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, ठीक है, ठीक है, शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई ठीक है, बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं आने दीजिए, जो वो कह रही कहने दीजिए, आप क्यों भटक रहे हैं? और इस वक्त जो है मुल्क वो राममय हो रहा है और आपको यात्रा की पड़ी है, इंसाफ की बात क्यों कर रही है कांग्रेस? सवाल मुझसे है? हाँ, मैं इसी बात को आप लोग ये मत देखिए कि कांग्रेस विरोधी बात है, समाजवादी पार्टी विरोधी है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते आप मोदी से लड़ने लगते। नंबर एक बात, कई चौकीदार चोर कहने लगते हैं। आपकी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है, आप जनता के बीच बता नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस वही सवाल बिल्कुल ठीक है। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, ये सवाल आपसे बिल्कुल ठीक है। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, प्रभात जी ये कह रहे हैं कि भाई वो क्लियर नहीं है, मतलब जो है वो अपनी चीजों को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कांग्रेस के। आप जो है वो अपनी मतलब पिच को छोड़ करके वो जो
सामने वाले चाहते हैं, बीजेपी जो चाहती है उस पर खेलने लगते हैं, जाकर के फंस जाते हैं आप जाल में। हमारे भाई पूरी तैयारी नहीं होती जी। हमारे भाई थोड़ी सी ज्यादा इस मामले पे ध्यान दे रहे हैं। सवाल पैदा होती है कि जब विपक्ष बॉल फेंक रहा है जी, तो हम अपनी विकेट बचाएंगे। सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस ने कहा ये डिबेट छेड़ा है, हिंदू मुस्लिम का कोई डिबेट कांग्रेस ने तो छोड़ा नहीं। मणिपुर से लेके अभी आसाम तक में हमारा इशू जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है। मोदी हुकूमत के जो धोखाधड़ी, जो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए सारे के पॉकेट में जाएगा, वो कहाँ है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, वो कहाँ है। आज 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई है। किसानों की आमदनी ये 22 में दुगनी होनी थी, हमको लग रहा है कि दुगनी तो अलग है, जितनी आमदनी पहले थी वो भी नहीं है। मजदूर अलग परेशान हाल है, और हर तबका, हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई पूरी बुरी तरह से बढ़ी हुई है। अब मीडिया हमारा भी बहुत हद तक न्यूट्रल नहीं है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, वो ऐसे लोगों को कह रहे हैं जो न्यूट्रल नहीं है उनको, कि वो नहीं है। इसलिए राहुल गांधी डायरेक्ट पब्लिक से रिश्ता बनाने के लिए और अपनी बातों को बताने के लिए वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा की सफलता हुई, अब चुनाव का टाइम कम है, इसलिए गाड़ी से ये यात्रा हो रही है। और यात्रा की सफलता के लिए ये परेशान हाल है जी, क्योंकि ये विपक्ष जो हमारी जो विपक्षीय जो गठबंधन है, जब से बना है, जब से बीजेपी के लोग परेशान हाल है। सवाल पैदा है कि ये अगर न्यूज चलता है तो या तो मोदी का चलेगा या जो भी उनके इशू का चलता है, और अगर कोई विपक्ष का चलेगा तो विपक्ष के निगेटिव का के एक गठबंधन में ये झगड़ा है, वो अरे कहाँ झगड़ा है भाई, गठबंधन में सब सीट शेयरिंग भी हो रही है। टाइम पड़ने हम बताएंगे हमको क्या करना है, कि सारी स्ट्रेटजी हम आज से ही बता दें। मगर वो सवाल नहीं, वो बात ठीक है आपकी। वो देखिए, जब बात होती है ना साहब, जब बात होती है तो सारी बातें उठती है। आज तो अमित शाह ने भी जो है एक तरीके से कह दिया कि दरवाजे जो है वो खुले हैं नीतीश कुमार के लिए, तो उसको लेकर के भी जो है बिहार से लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ भी खबर आ सकती है। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें होती हैं, जब चर्चा होती है तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव तमाम तरह की बातें होती हैं। चुनाव किसी भी कीमत पर जब जीतने की मुहिम चलती है जी, तो कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं इनकी। ये कभी भी चाहते हैं कुछ भी हो जाए। नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि कोई सवाल नहीं है, ये इनकी हुकूमत को हटाने की है। तो आपको अगर मोदी को या भाजपा को हराना है तो आपकी एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मगर चूंकि थोड़ा देर से जुड़े हैं, मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है। खेमचंद जी, मैं ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो खेमचंद जी से सवाल पूछेंगे कि क्यों बीजेपी पर यह इल्जाम लगता है कि वो हर बात में कोई ना कोई मियां भाई कनेक्शन निकाल ही लेती है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। राजनीति एक दलदल है, एक ऐसा दलदल कि उसमें नहीं जाना चाहते हैं बहुत लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। क्या आपके ऊपर दबाव था इस फील्ड को चुनने के लिए, या आपने खुद ही चुनी? कोई अदर फील्ड आपने क्यों नहीं चुनी? मेरे हिसाब से करना वो चाहिए जो आपके दिल में है, जो आपके अंदर से आवाज आए कि भाई ये करो। थोपी हुई चीज नहीं करनी चाहिए। जो युवा राजनीति में अपना कदम रखने की सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हर पेरेंट्स की तवक्को बच्चे से टॉप होने की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की है, टॉप 5 में आने की है। तो आप उस बच्चे पे प्रेशर ऐसा बना दोगे कि बच्चा टॉप 4 पे तो आ जाएगा, मगर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का मरीज हो जाएगा। 3 बड़े बदलाव जो दिल्ली में होने चाहिए। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकाल में दिल्ली नगर निगम को देश का बेस्ट नगर निगम, देश की बेस्ट MCD बनाकर दिखाएगी आपके सामने। देखिए यंग आइकन हर इतवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। बात हो रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें असम पहुंचते पहुंचते मियां भाई एंगल कैसे आ गया। चूंकि जो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये न्याय यात्रा नहीं, बल्कि ये तो मियां यात्रा है, मियां भाई यात्रा है। और इसमें जो है वो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जुड़ रही, कुछ एक लोग जुड़ रहे हैं इसमें। तो जाहिर तौर पर वो सीधा जो है हमला वो उनका राहुल गांधी पर था और बीजेपी पर था, बीजेपी की तरफ से मतलब कांग्रेस पर था। तो कहीं ना कहीं उस सवाल पर यही बात हो रही है कि आखिर क्यों
वो हर एक चीज में वो मियाँ भाई का कनेक्शन आ जाता है। खेमचंद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं थोड़ा देर से। बात हम ये कर रहे थे कि किस तरीके से आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है वो, हालांकि उन्होंने जो है कहा था कि भाई ये यात्रा किस रूट पर जाएगी वो पूरा एक तय था, उस रूट को भी कांग्रेस ने और जो भारत जोड़ो यात्रा के जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से उसको किया, चलाया। ठीक है साहब, दूसरा आप सवाल यही उठता है कि भाई ये नया यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, उसमें कहीं कोई मणिपुर में कोई मुस्लिम एंगल नहीं, कोई नागालैंड में कुछ नहीं है, तो आसाम पहुंचते पहुंचते ये नया भाई यात्रा कैसे हो गई? लोग समझना चाहते हैं इसको। जय श्री राम, नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहूंगा जी। अन्याय यात्रा इसलिए है कि इसमें समाज के सभी वर्ग नहीं जुड़े हुए और ना ही जोड़ने की उनकी नियत है। जब सभी को जोड़ने की नियत नहीं है तो आप कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? इसका तो आप अन्याय कर रहे हैं। मुस्लिम बहन अगर नहीं जुड़ रही है तो क्योंकि आप ट्रिपल तलाक आप हटाते नहीं थे और ना ही हटाने के फेवर में थे, और आपने जब भी हटाने की कोशिश की तो उसमें लटकाने भटकाने का काम किया। इसका मतलब आप बहुत बड़े वर्ग के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। एक जो इंडिजीनियस समाज है वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, आप उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, आप उनकी जो बोली भाषा है उसके साथ आप तालमेल नहीं खाते। इसका मतलब आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आप जो राष्ट्रवाद की जो बात चल रही है, भगवान राम की बात चल रही है, भगवान राम मंदिर की बात चल रही है, वहां पे आप हाजिरी नहीं लगाते, आपके पास निमंत्रण आया आप उसको रिफ्यूज करते हैं, आप उसमें अफवाह फैला रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं। 500 सालों के बाद इतना बड़ा उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, भारतीयों के द्वारा पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, आप वहां पे अफवाह फैला रहे हैं। ये क्या है? ये अन्याय है। वैसे ही आप देश को बदनाम करने की कोशिश विदेशों में जाके करते हैं, विदेशी ताकतों से कहते हैं कि आप भारत में आए, आप इंटरवेंशन करें, और इंटरवेंशन करके आप मोदी जी को बाहर करें। ये क्या है? अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है और किसी के लिए भी अपीजमेंट नहीं है, तो आप अपीजमेंट के तहत काम करें। इसीलिए कुछ लोग, कुछ कट्टरपंथी, कुछ एक विशेष वर्ग के कुछ लोग आपके साथ हैं, सब समाज आपके साथ नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि न्याय नहीं, अन्याय यात्रा है। आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, आप सकारात्मकता से काम नहीं कर रहे हैं, आप नकारात्मकता से काम कर रहे हैं। आप हमारी संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, उसके विरोध में काम कर रहे हैं, उसको आप खंडित करने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अन्याय यात्रा है। शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, जो तस्वीरें आती हैं, जो फोटोग्राफ्स आते हैं, उसमें तो ये दिखता है कि भाई तमाम वर्ग के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। उसमें मुसलमानों का तो कोई एंगल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, चूंकि मणिपुर में कोई मुस्लिम एंगल है नहीं, नागालैंड में कोई मुस्लिम एंगल था नहीं, वहां पर भी कोई मुस्लिम एंगल नहीं है आज की डेट में। तो उसमें जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोस जो आ रही हैं राहुल गांधी की यात्रा की, उसमें तो तमाम तबके के लोग दिखते हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी आते हैं। तो ये बार बार अन्याय यात्रा, और फिर अन्याय यात्रा कहते कहते जो है वो मुस्लिम या मियाँ यात्रा जो है वो हो गई। मतलब ये है क्या, कहानी क्या है ये शकील-उज़्ज़मान साहब? ये बीजेपी की घबराहट है। राहुल जी की इस यात्रा से ये घबरा गए हैं, क्योंकि जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आपने देखा मणिपुर में किस तरह से लोगों ने अपनी गाथाएं सुनाई, किस तरह से उनके ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ, उसकी आवाज कोई सुनने नहीं आया। राहुल गांधी पहले भी गए, अभी भी गए, और सबों ने अपने दुखों को किस तरह से बांटा, उन्होंने बांटा। तो ये जो 1-to-1 जो सपोर्ट, जो कांटेक्ट, यानी वोटर का डायरेक्ट जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के साथ जो संपर्क बन रहा है, कांटेक्ट बन रहा है, उससे घबरा गए हैं एक। और ये इनकी पुरानी नीति रहती है कि देश को डेवलपमेंट के ऊपर नहीं ले जाना है, देश को महंगाई, नौजवानों को नौकरी पर ले नहीं जाना है, देश को वोट हासिल करने के लिए दो समुदाय के बीच में झगड़े कराना है और वो झगड़े से एक समुदाय को अपने साथ मिलाना है। यही काम पूरे देश में ये कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और मणिपुर में भी इन्होंने यही काम किया है क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पर। तो इनकी नीति खाली विभाजनकारी नीति है, जो देश को कमजोर करने वाली और देश को तोड़ने वाली नीति है। ये देश उसी वक्त प्रगति करेगा जो यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जात और समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न सेक्टर में काम करने वाले लोग रहते हैं। सबकी उपलब्धियां, सबको आगे बढ़ने का अवसर, सबको एक साथ मेल मिलाप करा के आगे देश को ले जाने का नीति होनी चाहिए। लेकिन
इनको हर जगह हिंदू मुस्लिम समझ में आता है। चूंकि देश को इन्होंने पोलराइज करने की एक साजिश की है और कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक ये कामयाब हो गए हैं, और उसी कामयाबी का नतीजा यह है कि वो उसी लाइन पर चलते हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा, अभी इलेक्शन आते आते ये पाकिस्तान भी आ जाएगा इसमें, और भी इश्यूज इसमें आ जाएगा। तो ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो पर जो कुटाराधार होती है, जब 10 साल के उनसे हिसाब मांगे जाते हैं कि नौजवानों को 20 करोड़ नौकरियां चली गई, कहां चली गई, जरा ये बताओ। हर के पॉकेट में 15 लाख रुपए कहां आए वो बताओ। किसानों को दुगनी आय कहां से हो गई ये बताओ। मजदूरों की न्यूनतम जो इनकम है वो घट गई। विश्व के हंगर लिस्ट में इंडिया सबसे नीचे मुकाम पर पहुंच गया। तो ये सब जब पूछा जाता है तो इसका जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास एक ही जवाब है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान। ये इनका एक नीति है, सोची समझी नीति है। और इस देश में आज संविधान पर खतरा है। ये देश के संविधान को अटैक करना चाहते हैं। ये आप अभी कोई भाई हमारे राम मंदिर की बात कर रहे थे। अरे राम मंदिर की आपने निमंत्रण दिया तो निमंत्रण की आप एक पूरी पॉलिटिकल साजिश कर रहे हैं। वो धार्मिक योजना रही ही नहीं। चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे 4 बड़े लीडरशिप का केंद्र है, वो चारों खिलाफ है आपके। आप सिर्फ राजनीति के लिए 24 के चुनाव के लिए आप ये राजनीतिक फंक्शन करते हैं। आपको किसने कहा है कि धार्मिक कार्य में जाकर आप वो धार्मिक कार्य का हिस्सा बनिए? शंकराचार्य जो सबसे बड़े हिंदुओं के धार्मिक नेता हैं वो किनारे हो गए, और आप उसको भी एक मंदिर पूरी तरह से बनाने। बीजेपी का एजेंडा, ये तो बीजेपी के एजेंडे में शामिल था राम मंदिर शुरू से ही। तो वो तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जाएंगे वहां पर, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो धार्मिक कार्य जो शंकराचार्य को करना चाहिए वो कार्य आप कर रहे हैं। वो लोग भी आपके खिलाफ है, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक नियम से चलता है। वो नियम के मुताबिक मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है, उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, यहाँ पर एक और सवाल है। वो मंदिर का चूंकि आपने इशू उठाया था, और जब कांग्रेस के पास इनविटेशन आया, कई दिन तक उन्होंने सोचा समझा, बहुत जो है वो गौर फिक्र किया, और उसके बाद जो है कहा कि ना तो सोनिया जाएंगी, ना खड़गे साहब जाएंगे, ना ही अधीर रंजन चौधरी जाएंगे, और हम बाद में चले जाएंगे। यही बात जो है कमोबेश अखिलेश यादव ने भी कही। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ आऊंगा तो मैं अभी नहीं आ सकता। यही बात जो है वो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी वही बात कही। तो इसका अगर वो इनकार कर रहे हैं वहां पर जाने से, अगर वो इनकार कर रहे हैं, इसको भी जो है वो जोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर चल गया तुरंत, और कई सारे लीडर्स के जो है बयान आए कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुसलमानों को खुश करने के लिए, या मुसलमान नाराज ना हो जाए इस डर की वजह से वो नहीं जा रहे हैं। तो मेरा वही सवाल है कि कुछ भी होता है उसको हर एंगल जो है वो मुसलमानों से जाकर के क्यों जुड़ता है? हर एक बात में मुस्लिम एंगल ही क्यों निकाला जाता है? भाई अगर वो नहीं जा रहे हैं तो इसमें मुसलमान थोड़ा ही मना कर रहे हैं उसको कि भाई मत जाइए। नहीं देखिए, मैं जो बात अपनी, जहां तक मेरी समझदारी है अपनी 30 साल की पत्रकारिता में, जी अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे विभाजन, विभाजन किसने किया देश का, ये सबके सामने है। 5 दशक तक, मैं मंदिर पे बात में आऊंगा, 5 दशक तक आपने मुस्लिमों को मुख्यधारा में क्यों नहीं जोड़ पाया, ये आपका दूसरा विषय है। तीसरा, एक इच्छा शक्ति के आधार पे एक झटके पे काम कर देना, ये भी आपकी एक गलती है। जहां तक राम मंदिर की बात है, मैं अभी कह रहा था कि एक लाइन पे चलिए। भारतीय जनता पार्टी जब 2 पे थी, आज 300 पे है। उसका खुला एजेंडा है उसके मैनिफेस्टो में कि वो मंदिर की बात उसने खुलेआम की, उसने हिंदुत्व की बात खुलेआम की। आपने अपने एक वोट बैंक को, आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आप एक वोट बैंक के चक्कर में आप जनेऊधारी बता रहे हैं, कहते हैं हम भी पूजा करते हैं, हमारी भी पूजा पद्धति है। अरे भाई कोई आपसे नहीं पूछ रहा है। आपने निमंत्रण को जबरदस्ती इंडिया गठबंधन के जितने भी दल थे उसको इशू बनाया। वो चाहते थे आप उनकी ट्रैप पे फंसे। सबसे बड़ी चीज यह है कि देश के जनमानस में स्वीकारता क्या है, किस चीज की स्वीकारता है। ठीक है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत परेशान देश है,
लेकिन आज 140 करोड़ का देश अगर वो बात कर रहे हैं तो खुलेआम कर रहे हैं, छाती ठोक के कर रहे हैं। हाँ। आप भी छाती ठोकिए किसी एक के लिए। मैं कहता हूं आपको ये डर क्यों लगता है कि हम एक की बात करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। हाँ। आप दो नाव में पैर रखे हुए हैं। आपके संग सबसे बड़ी छटपटाहट क्या है? छटपटाहट भारतीय हमारी नहीं है या हमारे किसी एंकर की नहीं है, चैनल की नहीं है। मैं अयोध्या में 3 दिन रह के आया हूं, वहां पे भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। अब आप कहेंगे कि मैं अयोध्या का वर्णन कर रहा हूं। एक 500 साल बाद अगर कोई सनातन धर्म, आप जितना सनातन धर्म का विरोध करेंगे, मैं एक बात कहता हूं, आप उतना जो है आप गर्त में जाएंगे। आप किसी चीज को अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं, मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप 5 दशक तक सत्ता में रहे, ये 8 साल से सत्ता में है, 9 साल से, आपने भी अपनी वो बड़ी लकीर क्यों नहीं खींची? आप सत्ता से जब बाहर हो गए थे, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहां भारत ठीक है? ठीक है मोहम्मद अखलाक साहब, आप न्याय यात्रा कर रहे हैं, किसको न्याय नहीं मिल रहा है? आ रहा हूँ खेमचंद जी, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हो रही है इस देश के अंदर, और आप कह रहे हैं कि न्याय यात्रा कर रहा हूँ, मोहम्मद अखलाक साहब। हाँ, ठीक है मोहम्मद अखलाक साहब, देखिए बहुत सारी बातें हैं, प्रभात त्रिपाठी जी ने बहुत सारे अहम मसले उठाए। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है, मुल्क का मूड क्या है, मुल्क किधर चल रहा है, यहाँ की जो एक बड़ी संख्या है 80% जो आबादी है वो क्या चाहती है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है। आप जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उसने भी एक यात्रा की शुरुआत की है, और वो है पीडीए यात्रा, कल ही शुरुआत की है अखिलेश यादव ने। तो मतलब आप मुल्क का मूड समझने के बजाय आपको सिर्फ वोटों की चिंता है। मुल्क क्या चाहता है, यहाँ की आवाम क्या चाहती है, वो महंगाई अपनी जगह है, मगर इस वक्त लोग महंगाई पर बात करना नहीं चाहते। इस वक्त वो डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का प्राइस क्या है, वो उस पर बात करना नहीं चाहते। इस वक्त रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, वो नहीं बात करना चाहते। इस वक्त वो सिर्फ जो है एक ही मसला है, वो मजहब का है, वो राम मंदिर का है। आप उससे भटक जाते हो क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ वोटर्स हैं जिनको आप नाराज नहीं करना चाहते। हालांकि ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हुआ है। जाहिर तौर पर इसमें जो है वो श्रेय कोई भी ले, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सबने उसको एक्सेप्ट किया। देखिए प्रभात भाई हमारे बड़े भाई हैं, कई डिबेटों में उनके साथ बैठ चुका हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, पहले उनकी बात का जवाब दे दूं, उन्होंने कहा आपको उस पिच पे खिलाती है, आप उस पिच पे क्यों जाते हैं? तो समाजवादी पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। अगर हमने लैपटॉप बांटे तो हमने कभी हिंदू मुस्लिम बच्चे देख के नहीं बांटे। अगर हमने 10-90 योजना चलाई तो हमने कभी उसमें हिंदू मुस्लिम बहनें देख के नहीं बांटी। हमने एम्बुलेंसें चलाई तो वहां पे गरीब को किसी हिंदू मुस्लिम देख के हमने नहीं उठाया। हमने एक्सप्रेस वे बनाए, हमने लखनऊ मेट्रो बनाई, हमने पुलिस को हाईलाइट किया, काम धन योजना दी, और किसान, और कितनी चीजें हमने की। अगर गिनाने आऊंगा तो डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश को रोड का, सड़कों का जाल अगर शिवपाल सिंह यादव साहब ने बिछाया। तो समाजवादी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है तो क्या हम भी भारतीय जनता पार्टी हो जाए क्या उनके साथ शामिल होके? हम तो देश जोड़ने की बात करते हैं, हम तो देश के संविधान की बात करते हैं। प्रभात जी उस वक्त क्यों नहीं बोले जब इस देश में संविधान के नाम पे किसी आदमी को रोका जा रहा था, उसको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे कि नारे लगा वरना मार देंगे, मॉब लिंचिंग में न जाने कितनी हत्याएं हो गई, तब संविधान के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? तो हम लोग तो संविधान को आगे ले चलने का काम करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जनता को महंगाई नहीं दिख रही है, जनता को डीजल पेट्रोल नहीं दिख रहा है, तो हम जनता को बताएंगे, ना कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति करते उनके साथ होंगे। समाजवादी पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, हमेशा विकास की राजनीति की है, और हम यही काम आगे करते रहेंगे। खेमचंद जी, हमको मौका मिला हमने किया है और आगे करेंगे। ठीक है खेमचंद जी, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं मोहम्मद अखलाक साहब, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई ठीक है, आप कीजिए मजहब की सियासत, आप राम मंदिर बनाइए, जब हमें मौका मिलेगा चले जाएंगे। हमारे लीडर्स, चूंकि पहले तो जो है वो कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, डिंपल यादव जो है वो पहले बार बार कह रही थी कि न्योता आएगा तो हम जरूर जाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, मगर जब न्योता आ गया, जब दावतनामा आ गया, तो फिर ये हुआ कि भाई हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि ये जो पूरे का पूरा जो आयोजन है ये आरएसएस और बीजेपी का ये बन चुका है, वो इसको पोलिटाइज कर रहे हैं, मतलब इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर किसी लीडर की या हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं, मगर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप जो है वो कीजिए मजहब की सियासत, आप जो है वो राम मंदिर की सियासत या राजनीति कीजिए, हम तो अभी भी, उसका नफा हो या नुकसान हो, हम तो अभी भी वो पीडीए की पॉलिटिक्स करेंगे, हम तो अभी भी किसानों की बात करेंगे, और जो मतलब जो है यानी जो जिस वर्ग को न्याय नहीं मिला, वो कोई भी वर्ग हो सकता है, वो उसमें कोई भी लोग शामिल हो सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो हमारे ऊपर थोपिए मत,
यही कह रहे हैं। तो क्या आप लोग थोपते हैं इनके ऊपर? देखिए कितना हास्यास्पद है, कितना दोहरापन है। ये कहते हैं पीडीए की हम बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हाँ। सब समाज की बात नहीं कर रहे, सबकी बात नहीं कर रहे, अभी भी सेलेक्टिव बातें कर रहे। और फिर ये कहते हैं कि नहीं हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते। लेकिन जब ये जिला अध्यक्ष बनाते हैं तो उस लिस्ट में आप देखिए या तो यादव होते हैं या फिर मुस्लिम होते हैं। जब ये पदाधिकारी बनाते हैं वैसा ही रहता है। हाँ। जब इनकी लिस्ट होती है, ठीक है सर, मैं रोकूंगा आपको खेमचंद जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मगर इनका ये कहना है, मुस्लिम तबके की ये नाराजगी है कि जब आप टिकट बंटवारा करते हो तो पूरी लिस्ट देख लीजिए, किसी में कोई मुस्लिम नाम नहीं दिखता। ठीक है, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, 5 राज्यों के अभी के चुनाव हो, और 5 में खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं ना कहीं टिकट दिया जा सकता था। और राजस्थान का मैंने पहले भी जिक्र किया था, राजस्थान में एक सीट ऐसी थी डीडवाना की, जहां पर आपकी पार्टी के 2 बार जो है वो कैबिनेट वजीर रह चुके थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, इंडिपेंडेंट लड़े और वो जीत गए। आपकी पार्टी के थ्रू आउट, वो शुरू से बीजेपी के ही थे, यूनुस खान। तो वो शिकायत आपसे भी है कि कहीं ना कहीं धर्म देख करके आप नाम काट देते हो। एक जमाने में मतलब जो आपका जो चुनाव समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें मुस्लिम रहते थे। अभी कुछ दिन पहले जो है शाहनवाज साहब को हटा दिया गया, उसमें भी कोई मतलब जो है नहीं रहा, ना चुनाव समिति में आज की डेट में और ना ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। तो ये शिकायतें जो है वो आपसे भी है कि आप भी कई बार धर्म देख करके उन लोगों के नाम हटा देते हो, ऐसा क्यों? आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय देना। आपका भी सवाल ठीक है, ठीक है, समाजवादी पार्टी वालों को जवाब देता हूँ। तो समाजवादी पार्टी जब ये कहती है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, तो इसमें एक कहावत बड़ी फिट बैठती है, बिल्ली 100 चूहे खा के हद को जा रही है। वैसे इनका हाल है। विशुद्ध रूप से ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, पर्टिकुलर धर्म की राजनीति करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक परिवार के लोगों को सीईओ बनाया हुआ है, उसका महामंत्री बनाया हुआ है, एमएलए बनाया, एमपी बनाया हुआ है, और एक विशेष वर्ग के लोग। इसके अलावा इनको उत्तर प्रदेश का कुछ भी नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेश इन्होंने बर्बाद कर दिया, लूट खाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से इन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश वालों ने इनको मारते हैं, किसी भी तरीके से इनको स्वीकार नहीं किया, ना लोकसभा में स्वीकार किया, ना विधानसभा में स्वीकार किया, मल्टीपल टाइम इसी तरीके। अभी भी ये सबकी राजनीति नहीं करना चाहते, अभी भी तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, समाज को विकसित करने की राजनीति करना चाहते हैं, और समाज में बिखराव फैलाने की राजनीति करना चाहते हैं। फिर ये दोबारा कहते हैं कि देखिए हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, कृष्ण को पूजेंगे, राम को, फिर तो मजबूरी होती है तो हम राम को भी मानते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। फिर इनके कुछ नेता कहते हैं कि हमने जो गोली चलवाई कार सेवकों में वो सही चली थी, हमें उस पर गर्व है, हमें उस पर प्राइड है। अरे मंदिर बन रहा है, कार सेवकों पे गोली चलवा रहे हो, आज कार सेवकों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, और आप कहेंगे नहीं हमें गर्व है, तो इससे तो आप एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस कहती है कि भाई हम डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, विकास पे बात नहीं होती, गरीबी पे बात नहीं होती, भुखमरी पे बात नहीं होती। तो कांग्रेस के लिए तो 65 साल आप राज में रहे, 65 साल, 55 साल लोगों ने, कांग्रेस की हुकूमत 55 साल थी, 55 साल थी कांग्रेस की हुकूमत, अलग अलग वक्त में। 55 साल में भी क्या किया? पंडित नेहरू से लेके राजीव जी के बाद मनमोहन सिंह जी, सब गरीबी के आधार पर चुनाव लड़ते रहे क्या आपने? और लेकिन आज मैं बता दूं, जो 70,000 करोड़ का अनाज आपके गोदाम में सड़ जाता था, जो भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता था, आज वो गरीब की थाली नहीं खा रहा। पूरे विश्व में फूड इन्फ्लेशन है, भारत में फूड इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि आज गरीब के पास प्रचुर मात्रा में राशन है, वो खुद भी खा रहा है, अपने जानवरों को भी खिला रहा है, मार्केट में भी उसको बेच रहा है, और उसकी वजह से पूरे भारत में फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, ये नियत की बात है। हमारी सरकार की नियत है 2020 से लगातार दे रहे हैं, 5 साल तक और देते रहेंगे। ये एक कमिटमेंट है, विश्व में से बड़ी योजना नहीं है। तो जिन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बोगस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो सब बेकार के इंडेक्स हैं। जब सबको फ्री में राशन मिल रहा है तो आऊंगा अखलाक साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं। इंडेक्स में नीचे कंप्लीट करने दीजिए, 3 लोग बोले, नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। अब ये यात्रा की बात नहीं करते हैं, यात्रा का पर्पज क्या है, क्यों यात्रा कर रहे हैं, क्या आप वहां पे दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये क्लियर ही नहीं है। जहां जाते हैं वहां की वैसी ही बातें मैनिपुलेट करके ये करते हैं, ताकि जनता वहां पे खुश हो जाए, या कुछ लोग जुड़ जाए, या 150 लोग ज्यादा यात्रा में इकट्ठे हो जाए, इनकी मीटिंग में आ जाए। ये अपने आप में दिखाता है ये फेल्योर है।
अगर इनकी नीति स्पष्ट है तो आप पहले बताएं इस पर परसेंट जा रहे हैं। जी एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है, मैं ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब हाजिर होऊंगा तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बयान आया था ये हेमंत बिस्वा का, और जाहिर तौर पर कांग्रेस को वो पुरानी बातें भी याद आ रही होंगी जब वो राहुल गांधी से मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो मुझसे बात करने के बजाय जो पालतू था उनका उसको वो बिस्किट खिला रहे थे। तो जाहिर तौर पर वो पुरानी कुछ टसल है क्या, उसकी वजह से ये बयान दिया गया। और खेमचंद जी भी कई सारे अहम सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो किस बात का न्याय की बात कर रही है, कहाँ वो किसको न्याय दिलवा रही है। जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन मसलों पर हमारे जो मेहमान हैं वो क्या कुछ ख्याल रखते हैं, क्या कहते हैं। बर्फपोश पहाड़ी के दामन में बसा जन्नत नजीर कश्मीर, झील डल की लहरों पर तैरता शिकारा, संतूर की मधुर आवाज से गूंजती बर्फ की चादर से ढकी वादियां, इन्हीं वादियों से कुछ खट्टी कुछ मीठी, लेकिन खबरें सच्ची। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। बात हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उस यात्रा में कैसे मियां भाई एंगल आ गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि ये तो एक तरीके से भाईजान यात्रा है, मतलब जो है, या फिर कहा जाए ये तो मियां यात्रा है। तो मियां भाई जो है वो उसमें जुड़ गए हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि भाई पुराने कनेक्शन हैं, कांग्रेस में वो लंबे वक्त तक रहे हैं, उस वक्त डिमांड कर रहे थे कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या उनको जो है वो आगे लेकर के आ जाए कांग्रेस का, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट बना करके। जाहिर तौर पर वो तमाम बातें हुई, वो नहीं हुई, और राहुल गांधी ने उनसे मतलब बात नहीं की थी उस जमाने में। शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब, मैं आपसे ही पूछूंगा, ये सवाल आपसे ही है कि ये जो एक तरीके से टसल दिखी है, क्योंकि पहले ये हुआ था कि भाई मणिपुर की तरफ से जो है वो मणिपुर हुकूमत ने वो इजाज़त दी कि नहीं दी, फिर बाद में आया कि कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दे दी, नागालैंड में भी इजाज़त मिली, फिर आसाम में भी ये हुआ कि इस रूट से जाएंगे उस रूट से नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से बयान है पार्टी की तरफ से, हम देख रहे थे आज ट्विटर हैंडल जो है सुबह से बहुत एक्टिव है और वो सीधा जो है वॉर कर रहे हैं, एक तरीके से सीधा अटैक कर रहे हैं, मतलब जो है उनको सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं हेमंत बिस्वा को। ठीक है साहब। और राहुल गांधी का बयान, फिर एक के बाद एक जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं वो तमाम ट्विटर एक के बाद एक जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है वो लगातार बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद मजबूरन उनको भी ये मियां भाई एंगल जो देना पड़ा, उन्होंने भी कहीं टसल में दे दिया, उनको भी मजबूरन देना पड़ा। और कांग्रेस भी जो है वो पुरानी खुन्नस निकाल रही है कि ये हमसे टूट गए थे, इनको अच्छे से जो है मौका नहीं मिला, वो वहां चले गए और वहां उनको बड़ा मौका मिल गया, चीफ मिनिस्टर है वो। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक तरीके से टसल नजर आ रही है। क्या कहेंगे, ये टसल है या मतलब इसमें कितनी सच्चाई और कितनी मतलब हकीकत है? नहीं देखिए, बस मैंने आपको पहले जो बताया जी रब्बानी भाई, बस उतनी सी बात है कि उनको तो ग्रोन अप पूरी कांग्रेस ने ही किया। ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ पाए, यहाँ भी पूरी जिंदगी लगातार जब तक थे कांग्रेस में मिनिस्टर रहे हैं और भी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी संभालते रहे। बात ये नहीं है, वो जब वो गए हैं जहां, वहां का कल्चर कंप्लीट डिफरेंट है, तो वहां उसी में रंग ढंग में अपने आप को पेश करने या अपने आप को साबित करने की रेस में लगे हैं, एक पर एक हैं। और इशू यही है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेद पैदा किया जाए, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, वोट हासिल किया जाए। लड़ाई बीजेपी में नेताओं की यही चल रही है कि कौन कितना बड़ा इस देश में उन्मादी है, कौन कितना बड़ा इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच भेद पैदा कर सकता है, कौन किस तरह से ज्यादा मुसलमानों को जुल्म कर सकता है। क्या इस देश के मुसलमान सिटीजन नहीं है क्या इस देश के मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है? क्या देश के लिए इन्होंने त्याग और कुर्बानियां नहीं दी है? क्या देश के उनके राजनीति में उसका हिस्सा है? देश की सरकार में उनका हिस्सा है? नहीं। बीजेपी, आपने खुद बताया कि पार्लियामेंट में टिकट नहीं देते, असेंबली में देते नहीं, बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन लायक हैं, वहां भी कहीं कहीं कुछ टिकट दे देते हैं। तो आप तो एकदम डीएसोसिएट करना चाहते हैं एक कम्युनिटी को पूरी तरह से, और ये मैसेज ऊपर से नीचे तक जब जाता है
तो नीचे के नेता भी वही करना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इस नफरत को मोहब्बत में बदलने की ये यात्रा कर रहे हैं और इस देश के सारे वर्गों को एक साथ रह के कांग्रेस काम करती। मुझे अफसोस लग रहा था कि हमारे भाई अभी बगल में बैठे बीजेपी के कह रहे थे कांग्रेस ने क्या क्या। अरे मैं जवाब दूं क्या? कांग्रेस की ही डेवलपमेंट किया हुआ था। हाँ। जो न्यूक्लियर पावर, जो एक सुई नहीं बनती थी इस देश में, न्यूक्लियर पावर भी इस देश को कांग्रेस ने बनाया। डेवलपमेंट के सभी मापदंडों को हरित क्रांति से लेके बहुत सारे काम हैं अपने इन्होंने किया। पड़ोसियों को जब जरूरत पड़ी तो मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। और आप 10 साल में अपना अकाउंट तो बताओ, जो तुमने कहा था वो कहां पूरा किया है? क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? ये तो एकदम ऐसी बात है जो झूठ का पलंदा है कि कह दीजिए। आप बता सकते हैं क्या? एक व्यक्ति भी बता सकता है। 47 में जो कांग्रेस था और कांग्रेस ने जब छोड़ा सत्ता वही थी। आपने कुछ नहीं किया। आपने जो वादे किए वो भी पूरे नहीं किए हैं। तो आपके प्लांडे में तो कुछ है नहीं, डेवलपमेंट में के स्कीम में कुछ है नहीं। तो आप चाहते हैं कि एक धर्म को हिटलर की राजनीति के मुताबिक एक धर्म को टारगेटेड करके नफरत पैदा करके वोट हासिल किया जाए। ये आपकी नीति और चलिए, चूंकि आपको जाना भी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं पहले ही अदा कर दूं। मोहम्मद अखलाक साहब, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे और खेमचंद साहब की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, तो मैं सीधा आपके पास ही आऊंगा। क्या है रिएक्शन आपका? देखिए, मैं अभी अपने बीजेपी साथी को सुन रहा था। उन्होंने कहा बड़ा हास्यमय है और बहुत हंसी आ रही है। तो हंसी तो इनको आएगी जब काम कुछ किया नहीं है। धर्म के नाम पे आप राजनीति करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे जिन्होंने कहा था कि दिवाली और ईद और बकरा ईद और रमजान और शमशान, तो ये भी उस चीज को याद रख ले। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि रमजान से राम जी को निकाल दिया, दिवाली से अली को निकाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो बांटती है। और मैं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करती है। हमारा काम देश के संविधान पे चलना है, देश के संविधान में रहकर गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ों की हक दिलाना है, उनके लिए लड़ाई करनी है। जब भी हमको मौका मिला है हमने उनके लिए काम करके दिखाया है। अभी मैंने इतने काम आपको दिखाया, उस पर एक बात नहीं बोल पाई कि जनता ने इनको नकार दिया। तो जनता ने हमें केवल आपके भड़काने और ये हिंदू मुस्लिम करने की वजह से नहीं चुना, और उसका हम सम्मान करते हैं। एक ना एक दिन जनता को समझ में आएगा। मैं बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ आपकी भारतीय जनता पार्टी की, बस एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत खूबसूरत हमारे देश का वो मकाम हो जाएगा जिस दिन हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स चल रही है? क्या लगता है कि मतलब क्या ये आदत डाल देनी चाहिए इस मुल्क के मतलब हर किसी को, हर एक बाशिंदे को कि भाई ठीक है बस यही चलता रहेगा, मतलब हर एक चीज में जो है वो हिंदू मुस्लिम एंगल देखेंगे, हर एक चीज में वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखेंगे, हर एक चीज में अपीजमेंट की, वो अपीजमेंट रिवर्स भी हो सकता है, वो किसी भी तरफ का अपीजमेंट हो सकता है। क्या अब इस मुल्क की आवाम को, जनता को, वोटर्स को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि ये सब चलता रहेगा, पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी ही चलेगी, सियासी बयानबाजी चलती रहेगी, इसको ज्यादा सीरियसली ना ले, अपने काम में जिस तरीके से लगे हुए हैं बस वैसे ही लगे रहें? देखिए रमान जी, बयान से अब जनता को कुछ लेना देना नहीं है जी। अब नई राजनीति का सूत्रपात हो गया है। नए देश में जिस तरीके से एक विपक्ष जितना भी प्रलाप करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मीडिया में कंट्रोल कर लिया है, न्यायपालिका में कंट्रोल कर लिया है, कार्यपालिका में कंट्रोल कर लिया है। अरे जनता में कंट्रोल वही व्यक्ति कर पाएगा जो विश्वास स्थापित करेगा। अभी हमारे कांग्रेस के साथी चले गए कि मुसलमानों के संग बड़ी नफरत होती थी, बड़ा नफरत हो रही है। मैं पूछना चाहूंगा, 5-6 दशक से आप सत्ता में थे, मुसलमानों को कितना आपने आगे बढ़ाया? अब मुसलमान समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा मुसलमान हो गया है। 3 तलाक के मामले से लेके बड़े बड़े निर्णय मुसलमान। मैं अयोध्या में था, अयोध्या में कई मुसलमानों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा देखिए, जो कोर्ट के निर्णय के बाद जो फैसला एक संविधान के मुताबिक हुआ उसको हमने स्वीकार किया। कौन क्या धर्म का कॉकटेल, राजनीति का कॉकटेल धर्म में फैला रहा है, मुझे सियासत इस पर होती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं यही मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। देखिए इसको देखिए समझना होगा। राजनीति बयानबाजी इसी तरह चलती रहेगी। 24 के चुनाव में भी, 29 के चुनाव में भी
जब तक देश की लोकतांत्रिक परंपरा विपक्ष और सत्ता पक्ष की होगी, चलती रहेगी। सवाल इस बात का है कि आप जब ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। और खेमचंद जी फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगा। हाँ जी प्रभात जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए भाई साहब, मैं बहुत ही ना मैं इस पक्ष की बात कर रहा हूं ना उस पक्ष की बात कर रहा हूं। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस दिन आप समझ जाएंगे कि देश का टेम्परामेंट क्या है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को उसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। खेमचंद जी आपके पास मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा एक जो है वो प्रोग्राम चल रहा है इन दिनों, और वो है शुक्रिया मोदी भाईजान का। तो एक तरफ तो शुक्रिया मोदी भाईजान चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो राहुल की यात्रा को मियाँ भाई यात्रा बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि मतलब ये कहानी है क्या। और जो हिमंता बिस्वा है उनकी अपनी अलग तरह की पॉलिटिक्स है, बहुत सारे बयानात उनके आए हैं, ठीक है साहब, शूद्रों को लेकर के भी, हालांकि फिर उनको माफी मांगनी पड़ी है। तो कंट्रोवर्शियल बयान आपको लगता है कि नेताओं को भी बचना चाहिए किसी भी एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलने से, किसी भी एक समाज के खिलाफ बोलने से, किसी क्षेत्र के या भाषा बोलने के खिलाफ से, चाहे वो तमिलनाडु के मिनिस्टर हो या आसाम के चीफ मिनिस्टर हो या कोई दूसरे वजीर हो, बचना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क जो है ऐसा है, ये मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सब इस बात को जानते हैं कि एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, ठीक है साहब, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और बयानात जो है जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जहनों के ऊपर असर डालते हैं। क्या कहेंगे, क्या फाइनल कमेंट होंगे कि बयानबाजी से वो कोई भी नेता हो, मैंने कहा चाहे वो तमिलनाडु के हो चाहे वो आसाम के हो, बचना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है सबका साथ सबका विकास, और तो वो प्रैक्टिकल में कहती है। जब हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पीएम आवास योजना के तहत घर देते हैं तो हम सबको देते हैं, और आप देखेंगे उसमें परसेंटेज निकाल के तो अल्पसंख्यकों को परसेंटेज में ज्यादा घर मिलते हैं। जब हम नल से जल देते हैं तो सबको देते हैं, जब फ्री में राशन दिया जाता है तो सबको दिया जाता है, जब वैक्सीन लगाई जाती है तो सबको लगाई जाती है, जनधन अकाउंट के तहत माता बहनों को जो सहायता दी जाती है सबको दी जाती है, और इसमें अल्पसंख्यक बहनें ज्यादा हैं। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो बिना किसी अफीजमेंट के, वर्क फॉर ऑल, अफीजमेंट ऑफ नन के तहत सबको दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत वजह से आज हर वर्ग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और जो आपने कहा कि धन्यवाद, शुक्रिया मोदी भाईजान चल रहा है, ठीक है, शुक्रिया मोदी भाईजान जो चल रहा है वो समाज चला रही है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रहा है, क्योंकि समाज को फायदा दिख रहा है, वास्तव में फायदा दिख रहा है। आज हम अफीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, जाहिर तौर पर हुकूमतों का काम भी वही है, हुकूमतों को इसलिए जो है वो जनता चुनती है। अगर कांग्रेस ने 55 साल इस मुल्क पर हुकूमत की और उसको रिजेक्ट कर दिया गया एक वक्त पर आकर के, तो जाहिर तौर पर नाराजगी होगी उसके काम करने के तौर तरीकों से। और अगर पीएम को चुन रहे हैं, बीजेपी को चुन रहे हैं, मोदी को चुन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके काम करने के तौर तरीके जो है पसंद आ रहे होंगे आवाम को। लेकिन इस दरमियान ये भी ख्याल रखने की जरूरत है तमाम लीडर्स को, मैंने पहले ही कहा, चाहे वो तमिलनाडु से आवाज उठती हो, चाहे वो आसाम से उठती हो या उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी, या फिर हैदराबाद से, बयान जो है वो ऐसे होने चाहिए जो सबको अच्छे लगे। मतलब वो किसी एक मतलब कम्युनिटी को, किसी एक समाज को, किसी एक जबान बोलने वाले को या किसी एक इलाके के रहने वाले लोगों के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, उससे माहौल ही खराब होता है। बहरहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे। आदाब।